पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस को देख करके अपराधी ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी इसके बाद जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। गोली लगने से अपराधी के घायल होने की खबर मिल रही है। अब अपराधी को पटना रेफर किया गया है। अतमलगोला के धर्मपुर में मुठभेड़। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधियों का जमावड़ा बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हुआ है, जिसके बाद बाढ़ थाना सहित कई थानों की पुलिस ने यहां पर घेराबंदी की। अपराधियों ने पुलिस को देख करके गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। अब घायल को पटना रेफर कर दिया गया है। मंडल के अतमलगोला के धर्मपुर गांव में ऑपरेशन लंगड़ा का अभियान चलाया गया है। बीती देर रात पुलिस को सूचना मिली कि वहां कई अपराधी कोई सी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और अपराधी पुलिस को देखकर लगातार फायरिंग शुरू करते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगने की सूचना, जिसे पटना रेफर किया गया है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी बाढ़ एसडीपीओ कुछ देर में ब्रीफ करेंगे, लेकिन पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा को जारी रखते हुए अपराधी के पैर में गोली मारी है, जिसे पटना रेफर किया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, बाढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा और इसका असर भी देखा जा रहा है। एक अपराधी घायल हुआ है, फिलहाल क्या अपडेट है? इस बारे में जो घायल अपराधी है उसका नाम प्रहलाद बताया जा रहा है। इसी देर रात जो पुलिस को सूचना मिली, कई अपराधी जो है अतमलगोला थाना क्षेत्र के धर्मपुरा में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन वरीय अधिकारी को सूचना मिलती है और बाढ़ थाना अतमलगोला की पुलिस जो है घेराबंदी करते हैं। पुलिस को देखते ही अपराधी फायरिंग करना शुरू करते हैं। इससे जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग किया और एक अपराधी को पैर में गोली लगी, जिसे पटना रेफर किया गया है। और पूरे मामले में वरीय अधिकारी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि पुलिस जो है ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम देने में कहीं पीछे नहीं रहती है। अपराधियों को जवाबी कार्रवाई गोली के बदले गोली से की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। चाईबासा से अब बड़ी खबर। देखिए, जैतगढ़ क्षेत्र में बताया जा रहा है कि दूसरा हाथी आ गया है। 2 दांत वाले हाथी ने अब उत्पात मचाया है। 2 घरों का अनाज खाया, घरों को भी नुकसान पहुंचाया है इस हाथी ने। ग्रामीणों ने अब जंगल की ओर हाथी को खदेड़ा है। वन विभाग ने बताया है कि यह दूसरा हाथी है। बेनी सागर में घेरा गया था एक दंतैल हाथी को। सियाल जोड़ा में रात में एक दूसरा हाथी भी घुस आया है। अब देखिए, यहां पर कह सकते हैं कि हाथी ने जमकर उत्पात मचा रखा है चाईबासा इलाके में। यहां पर एक हाथी को पकड़ने में अभी वन विभाग के पसीने छूटे हुए हैं। अलग अलग जगहों से टीम को बुलाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, लेकिन अभी तक यहां पर हाथी पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब दूसरे हाथी की भी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, हाथियों का कहर लगातार यहां पर जारी है, ग्रामीण परेशान है, लेकिन वन विभाग नाकाम है। दूसरा हाथी भी अब क्षेत्र में घुस आया है। जी बिल्कुल, इसे वन विभाग की नाकामी तो कह ही सकते हैं कि कई दिनों के प्रयास के बावजूद जो आक्रामक 20 लोगों की जान लेने वाले हाथी को अब तक ट्रैक नहीं किया जा सका है और वो ओडिशा क्षेत्र में लास्टली मूव किया है। उसके बाद वहाँ खड़पोश में हालांकि 2 दिनों से अभी वन विभाग की टीम कई एक्सपर्ट के साथ वहाँ कैंप की हुई है, लेकिन अब तक जो जानकारी है वो हाथी अब ट्रैक दोबारा नहीं हो पाया है। बेनी सागर में ट्रैक हुआ था, बेनी सागर की घटना के बाद उसके बाद 2 दिनों से अब ट्रैक नहीं हुआ है। अब आज पहले सुबह ये खबर आ रही है कि जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ से करीब जगन्नाथपुर का जयंतगढ़ क्षेत्र, जहाँ की सियाल जोड़ा गांव है, वहाँ बीती रात को एक अलग हाथी देखा गया है। वन विभाग के मुताबिक ये अलग हाथी है। स्थानीय लोग भी जो बता रहे हैं कि ये हाथी उतना आक्रामक नहीं है, लेकिन सियाल जोड़ा गांव में बीती रात को यह हाथी पहुंचा था और 1-2 घरों में कुछ क्षति पहुंचाया, कुछ अनाज खा लिया। हालांकि ग्रामीणों द्वारा उसे आवाज देकर भगाने के बाद वो पास के जंगल की ओर चला गया। लेकिन ये 2 दांत वाला हाथी है और बेनी सागर में जिस हाथी ने 2 लोगों को मारा था, या उससे पहले भी टोटल 20 लोगों को अब तक जिस हाथी ने जान ले लिया है, वो अलग हाथी था। अब वन विभाग की परेशानी और बढ़ गई है। इस हाथी को भी ट्रैक करने का अभी वन विभाग द्वारा प्रयास किया जाएगा। वन विभाग के कर्मियों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इसी तरह सिंगल हाथी और जगहों में भी होने की सूचना मिल रही है, जिनके द्वारा थोड़ा बहुत जैसे लोगों का अनाज खा लिया जा रहा है या कहीं घर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है रात के समय पहुंचने में।
लेकिन विशेषकर वन कर्मियों की टीम का फोकस उस हाथी पर है जिस हाथी द्वारा अब तक 20 लोगों की जान ले लिया गया है और सैकड़ों वनकर्मी एक्सपर्ट की टीम के साथ खड़पोश में 2 दिनों से कैंप किए हुए हैं, जिसके आसपास लास्ट बार उसे देखे जाने की ग्रामीणों से उन्हें सूचना मिली थी। लेकिन 2 दिनों से अब तक कोई हाथ नहीं लगा है, ना तो वो हाथी ट्रैक हो पाया है और ना ही उसे काबू करने में आगे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है। रुपेश, एक हाथी ने नाक में दम करके रखा है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी फेल हो जा रहे हैं। ऐसे में जो हाथी प्रभावित इलाके हैं वहां के लिए कुछ स्पेशल वन विभाग को ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वहां के लोग कम से कम सुरक्षित रह पाए। 20 लोगों की जान हाथी ने ले लिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये आंकड़ा हो सकता है कि आगे बढ़ता जाए। जी, अब खतरा तो टला नहीं है। ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर में जो खड़पोश बेनीसागर का जो एरिया है वहां पर ओडिशा की टीम उधर तैनात है। ओडिशा के जो हमारे रिपोर्टर साथी हैं उनसे जब बीती रात को मैं अपडेट लेना चाहा तो उनका कहना है कि ओडिशा की टीम ये चाह रही है कि यह हाथी झारखंड के हाथियों के झुंड से बिछड़ कर इधर आ गया है, तो उनका प्रयास वापस झारखंड क्षेत्र में उसे खदेड़ दिया जाए। तो ओडिशा क्षेत्र में जैसे अभी मूवमेंट उनका उस हाथी का अगर हुआ है तो ओडिशा की टीम इसी प्रयास में लगी हुई है कि उसे ट्रैक कर किस तरह झारखंड की ओर खदेड़ दिया जाए और झारखंड की टीम उसे ट्रैक करने का लगातार प्रयास कर रही है। रात के समय थर्मल ड्रोन के माध्यम से भी बीती रात को भी ट्रैक करने का कोशिश किया गया। पास का जो जंगल है उस क्षेत्र में भी ड्रोन को कई घंटे उड़ाकर उसे ट्रैक करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज सुबह तक वनकर्मियों से जो हमारी बात हुई उसे ट्रैक करने में अब तक सफलता नहीं मिली। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। आइए अब आपको ये बताते हैं कि अभी तक नए साल की शुरुआत से यानी कि 1 जनवरी से इस हाथी ने कितना उत्पात मचाया है और कितने लोगों की अब तक जान ले ली है। 1 जनवरी की बात करें तो यहां पर एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया, 20 लोगों की अब तक जान ले चुका है। और आपको बता दें, शनिवार रात गांव में घुसा एक और हाथी, घर और अनाज को हाथी ने बर्बाद कर दिया। सियालजोड़ा गांव में दूसरे हाथी ने भी उत्पात मचाया है। तो यहां पर देखिए जमकर ये जो दंतैल हाथी वो तांडव मचा रहा है। अब तक 1 जनवरी से उत्पात मचाना शुरू किया, 7 जनवरी तक 17 लोगों की जान ले चुका है, 9 जनवरी तक 20 लोगों की जान ले ली। 9 जनवरी को ही ग्रामीणों ने इसको घेरा, हाथी को कब्जे में नहीं किया जा सका, लेकिन हर दिन हाथी ठिकाना बदल रहा है। 9 जनवरी की रात ओडिशा की तरफ ये भाग गया है, ऐसी खबर मिल रही है और काजू बागान की तरफ जाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं 10 जनवरी को फिर से चाईबासा लौटने की बात सामने आती है और हाथी पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो अभी तक 20 लोगों की जान ले ली है इस हाथी ने और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। वन विभाग को, एक्सपर्ट्स को काम करना पड़ेगा। दंतैल हाथी का तांडव अब तक 1 जनवरी से बात करें तो यहां पर 1 जनवरी से ही हाथी ने उत्पात मचाना शुरू किया। 7 जनवरी तक 17 लोगों की इस हाथी ने जान ले ली। 9 जनवरी तक यह आंकड़ा बढ़कर 20 हो जाता है और 9 जनवरी को ही ग्रामीणों ने इसको हाथी को घेरने की कोशिश की, लेकिन हाथी को कब्जे में नहीं किया जा सका। तो ऐसे में हर दिन हाथी अपना ठिकाना बदल रहा है और 9 जनवरी की रात तक ओडिशा की तरफ भागने की खबर मिल रही है, लेकिन अभी हाथी कहां है ट्रेस नहीं किया जा सका है। तो अभी कह सकते हैं कि खतरा टला नहीं है। काजू बागान की तरफ जाने की बात सामने जरूर आई है। 10 जनवरी को एक बार फिर से चाईबासा लौटने की बात सामने आई। अब देखिए, हाथी पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। साफ तौर पर इसे वन विभाग की नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, स्पेशल टीमें बुलाई जाती हैं, लेकिन अभी तक वो सारी टीमें फेल हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। गुजरात के सोमनाथ में पीएम मोदी थोड़ी ही देर में शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। इसके बाद लगभग 10:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने वाले हैं। वहीं 11 बजे समय यहां पर सोमनाथ में पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए सोमनाथ पहुंचे। इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। मंदिर परिसर में रोड शो का भी आयोजन किया गया।
जिसमें सोमनाथ मंदिर के 1000 वर्षों के इतिहास की झलक दिखाई गई। पीएम मोदी ने सोमनाथ में ओंकार मंत्र जाप में शिरकत की। और आपको ये बता दें कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 जनवरी को शुरू हुआ था। आपको ये बता दें 1026 ईस्वी में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ की स्मृति में इसका आयोजन किया गया है। बेहद ही भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। और आज बता दें आपको, थोड़ी ही देर में ये खबर है कि शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं। और इस यात्रा में, इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो कि वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। अपने आप में आप सोचिए कि कितना ये भव्य होगा। इसके बाद लगभग 10:15 बजे के करीब जो खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 11 बजे जनसभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। राजकोट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। दोपहर 12 बजे जो शेड्यूल मिल रहा है, उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का उद्घाटन होगा 1:30 बजे और अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर जाएंगे लगभग 4 बजे के करीब। और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो ये आपको टाइमलाइन बता रहे हैं कि आखिर आज के दिन क्या क्या काम होना है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं गुजरात से। सोमनाथ गुजरात की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज वहां की जो जनता है, हालांकि पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है। 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज शौर्य यात्रा होगी और इस यात्रा में भाग लेंगे पीएम मोदी। 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला जाएगा, जो कि वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। और आपको बताते चलें, पीएम मोदी लगभग 11 बजे सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। और कल पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए वो सोमनाथ पहुंचे। इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। हमने वो भी तस्वीरें देखी। और मंदिर परिसर में ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि भव्य तरीके से सब कुछ दर्शाया गया, इतिहास दर्शाया गया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के हजारों वर्षों की इतिहास की झलक दिखाई गई। और पीएम मोदी ने सोमनाथ में ओंकार मंत्र जाप में उन्होंने शिरकत की। सोमनाथ के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। और इस स्वाभिमान पर्व की शुरुआत 8 जनवरी को हुआ। और ऐसे में आज ये भव्य तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा। अब आप देखिए 108 घोड़ों का ये जो जुलूस है वो अपने आप में कितना भव्य होगा। तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं, ये शौर्य यात्रा। और खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। तो देखिए 2026 जो है वो सोमनाथ मंदिर के लिए सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि इतिहास का निर्णायक मोड़ है। और दरअसल आपको बता दें कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को ध्वस्त किया और अब 1000 साल पूरे होने जा रहे हैं। 11 मई 1951 में आज़ाद भारत में सोमनाथ का एक बार फिर से पुनर्निर्माण हुआ और 2026 में इसके 75 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नाम दिया है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। और कह सकते हैं कि ये पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सोमनाथ पर ही बार बार हमले क्यों हुए। आइए इसकी अगर बात कर लें हम लोग, तो देखिए वहां पर मंदिर को राजाओं और व्यापारियों, विदेशी यात्रियों से भारी दान मिलता था, यानी कि अपार खजाना था उस मंदिर में। और वजह यह भी था कि वो समुद्र के काफी करीब था, गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र तट पर था, पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता था और इसी वजह से वहां पर आक्रमण हुआ।
तो स्वाभिमान पर्व से जुड़ी हुई पल पल की खबरें आपको बताते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकता का आह्वान किया है। उन्होंने ये कहा कि हिंदू अगर एक होगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन हमें जैसा होना चाहिए अभी हम वैसे नहीं हैं। उन्होंने वृंदावन में संत सुदामा जी महाराज के आश्रम के शताब्दी महोत्सव के दौरान ये बातें कही। संतों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने यह कहा कि समाज को एकजुट होकर रहना होगा और हिंदुत्व को मजबूत बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि समय की आवश्यकता है हिंदुत्व को मजबूत बनाना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हिंदू समाज जातियों में बंटने के लिए नहीं है, बल्कि एकता और समरसता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश की आवश्यकता है, भेदभाव मुक्त भारत चाहिए। हिंदू समाज कभी किसी दूसरे के वीरता से, शौर्य से, बल के कारण हारा नहीं है। जब पराजय हुई तब फूट के कारण हुई और कोई नहीं। और इसलिए किसी चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार में देखिए ठंड से अगले 2 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। बर्फीली हवाओं की वजह से राज्य के 12 जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिसमें नालंदा जिले में सबसे कम 3 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड को लेकर राज्य के 31 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा शहर घने कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है, जिससे गाड़ी चलाने वालों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग भी परेशान हैं। सुबह सवेरे शाम कुहासे की वजह से काफी परेशानी हो रही है। स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। जिला प्रशासन में स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौसम की वजह से कारोबार पर भी असर दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये एकमात्र सहारा है शीतलहर के समय में, जब लोगों को थोड़ी सी आराम मिल पाती है। अलाव की जरूरत हर लोगों को है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त पूरा शहर घने कुहासे की चपेट में है। गोपालगंज के ये कलेक्ट्रेट रोड की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घने कुहासा होने की वजह से विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर से भी कम हो गई है। ऐसे में NH 27 पर भी वाहनों का जो परिचालन है वो कम पड़ गई है। जो लोग हैं वो इस वक्त चौक चौराहों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कई लोग मॉर्निंग वॉक पर ठंड में निकल रहे हैं। काफी ठंड है, कुहासा भी। जी सर, बहुत ठंड है और इसमें टहलना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए कि इतना कम टेम्परेचर है कि आदमी को अगर इस सही से नहीं टहले तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतना ठंड है यहाँ पे। कारोबार पर भी इफेक्ट पड़ता होगा? कारोबार पर तो बहुत इफेक्ट है। लोग आ नहीं रहे, निकल नहीं रहे, तो क्या धंधा पानी चलेगा। ऐसे ही सुबह दुकान वाले लोग खोल रहे, शाम तक कुछ बिक्री बंटा हो नहीं रहे, फिर बंद करके चले जा रहे हैं। क्या करेंगे? काफी परेशानी। जी बहुत परेशानी है। तो जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हो या फिर स्कूल और कोचिंग जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हों, वो इस कड़ाके की ठंड में परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस ठंड की वजह से जो कारोबार है, लोगों का व्यवसाय है, उस पर भी असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस मौसम को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क होकर ही बाहर निकलने के लिए अपील किया। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो बच्चे हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में ठंड से अगले 2 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। बर्फीली हवाओं की वजह से राज्य के 12 जिलों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है और नालंदा जिले की अगर बात करें, यहां पर सबसे कम 3 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड को लेकर राज्य के 31 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। बिहार में लगातार चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य के 31 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि 31 जिलों में कोहरे के साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट हो सकती है और शीतलहर से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। बताते चलूं कि अगले 48 घंटे में फिलहाल लोगों से सावधानी के साथ साथ ठंड से बचने की अपील की गई है और कोहरे का जो असर है वो साफ तौर से बना रहेगा। फिलहाल राजधानी पटना में हल्की धूप जरूर दिख रही है, लेकिन धूप निकलने के बाद भी ठंड से राहत नहीं मिल रही है और पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कहा जा रहा है कि 12 जिलों में 5 डिग्री से नीचे जो है न्यूनतम तापमान पहुंच गया है, जिसमें नालंदा सबसे ठंडा जिला रहा जहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। राजधानी पटना की बात करेंगे तो विजिबिलिटी जो है अभी भी 100 से 150 के बीच बनी हुई है। इससे हवाई सेवा के साथ साथ रेल सेवा हो या सड़क सेवा प्रभावित हो रही है और अभी भी गाड़ियों की लाइट जो है जलती हुई आपको दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं बर्फीली हवा लगातार पहाड़ों से आ रही है और जिसकी वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है और अगले 48 घंटे तक मौसम साफ नहीं रहेगा और ठंड से भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। ठंड का जो असर है अस्पतालों पर भी देखने को मिल रहा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, साथ ही जो शुगर वाले हैं या बीपी वाले मरीज हैं उनसे लगातार डॉक्टर जो है सावधानी बरतने की भी अपील कर रहे हैं और अगले 48 घंटे तक जो शीतलहर है उसका असर भी बना रहेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आइए अब फिल्म जगत से जुड़ी हुई एक खबर की बात कर लें। उदयपुर में फिल्म एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन की शादी की खुशियों का माहौल है। 11 जनवरी को नुपुर और स्टेबिन बेन की